नमस्कार दोस्तों, वेलकम आप सभी के अपने चैनल इग्नू वाला पर। बात करते हैं BGG 174 क्रिएटिव राइटिंग के बारे में। यदि हम थोड़ा सा क्रिएटिव राइटिंग को देखें तो ये एक ऐसे प्रकार की राइटिंग होती है जहां पर कोई न्यू आइडिया जनरेट किया जाता है, कुछ नया क्रिएट किया जाता है, क्योंकि क्रिएटिव वर्ड ही क्रिएशन से बना है और क्रिएशन मतलब समथिंग इनोवेटिव, कुछ नया क्रिएट करना। तो क्रिएटिव राइटिंग एक ऐसी राइटिंग होती है जहां पर एक राइटर अपनी क्रिएटिविटी को दिखाते हुए, अपनी रचनात्मकता को दिखाते हुए कुछ नए विचारों को साझा करने की कोशिश करता है थ्रू द राइटिंग। क्लियर दोस्त? चलिए दोस्त, बात समझ में आई आपको या फिर नहीं आई? अब देखिए, कोई भी व्यक्ति इस सब्जेक्ट कोड को हिंदी मीडियम में नहीं मांगेगा, क्योंकि ये एक इंग्लिश का सब्जेक्ट कोड है, इसलिए सिर्फ आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। BGG 174 कंटेंट टेबल से कहानी को करते हैं स्टार्ट। आज की क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले द इंपोर्टेंस ऑफ ओपनिंग इन एनी पीस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। देखिए दोस्त, हर राइटिंग चाहे वो कोई सी भी क्यों ना हो, अब जैसे यहाँ पर राइटिंग के तौर पर हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रिएटिव राइटिंग की बात कर रहे हैं। ध्यान से समझना इस चीज को, क्रिएटिव राइटिंग की बात करते हैं तो हर राइटिंग के 3 फेज तो बन ही जाते हैं, आपको पता है। एक होता है ओपनिंग। ओपनिंग का मतलब होता है शुरुआत करना राइटिंग को लिखने का। एक होता है आपके मिडल, जहां पर राइटिंग की जाती है, और फिर होता है एंडिंग, एप्रोप्रिएट एंडिंग। तो ये 3 स्टेप आपको हर जगह राइटिंग में दिखाई देंगे। ज्यादातर सवाल जो है मिडल वाले से नहीं पूछे जाते एग्जाम में। आपसे कहा जाएगा क्रिएटिव राइटिंग की शुरुआत कैसे करते हैं और क्रिएटिव राइटिंग का एंड कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने इसी चीज को लेकर डाला है कि ओपनिंग किस तरीके से करनी है क्रिएटिव राइटिंग की, और दूसरा है एंडिंग किस तरीके से करनी है। दोनों में से एक सवाल 100% सवाल एग्जाम में आपका आता ही आता है हर बार, ठीक है। दूसरी चीज, द बेसिक रूल्स फॉर स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम्स। भाई देखिए, आपको कोई प्रोग्राम बनाना है बच्चों के लिए, और बच्चे का मतलब यहां पर क्या होता है? 0 से लेकर आपके 12 साल की उम्र तक तो प्योरली आप उसे बच्चा मान सकते हैं, चाइल्डहुड स्टेज में वो होता है। तो 12 साल तक का जो बच्चा है उसके लिए अगर आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो बेसिक रूल्स क्या होने चाहिए। फिर आप बताएंगे मुझे कि गाइडलाइन शुड बी फॉलोड वाइल राइटिंग फॉर ऑनलाइन मीडिया। ऑनलाइन मीडिया के लिए अगर आप लेखन कर रहे हैं, ऑनलाइन मीडिया के लिए, है ना, किसी भी चीज में वो हो सकता है। मान लिया आप ट्विटर पर पोस्ट करते हैं या फिर ऑनलाइन आप ब्लॉग्स लिखते हैं। मैं ब्लॉग्स की बात नहीं कर रहा हूं, एक होता है दोस्त व्लॉग यानी वीडियो वाला, ये इसकी बात यहां पर नहीं चल रही। यहां पर बात चल रही है ब्लॉग्स की, जो कि लेखन रूप में होते हैं। ब्लॉग्स की बात मैं यहां पर कर रहा हूं। इसके अलावा व्हाट इज प्लेगरिज्म? प्लेगरिज्म का क्या मतलब होता है? कॉपी करना, दूसरे के कंटेंट को, दूसरे के राइटिंग को कॉपी करना। और इसे अवॉइड करना दोस्तों क्यों जरूरी हो जाता है? अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर आज के समय कॉपीराइट स्ट्राइक्स, चीजें बहुत सारी आ गई हैं मार्केट में। अब आप दूसरे कंटेंट, दूसरे की चीजें, दूसरे की क्रिएटिविटी कॉपी नहीं कर सकते। क्लियर? चलिए अब इसी चीज को समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला सवाल क्या है कि आपको बताना इंपोर्टेंस ऑफ ओपनिंग। ओपनिंग की क्या इंपोर्टेंस होती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ग्रैब अटेंशन। आपको पता है जितनी अच्छी शुरुआत आप अपनी क्रिएटिव राइटिंग की करेंगे उतना ही ज्यादा, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, है ना, FILI। पहले जो आपकी इंप्रेशन होती है वो लास्ट होती है। तो यदि आपकी राइटिंग की पहली ही कुछ लाइंस बहुत इफेक्टिव होंगी तो रीडर का अटेंशन बहुत जल्दी से खींच लेंगी, बहुत जल्दी से रीडर का इंटेंशन कर लेंगे, ग्रैब कर लेंगे। तो कैपिटिवेट्स द रीडर, रीडर को कैपिटिवेट करती है। एनकरेजेस देम टू कंटिन्यू, और उन्हें एनकरेज करती है कंटिन्यू करने के लिए। कोई भी रीडर यदि किसी भी किताब को उठाता है, कोई भी नई क्रिएटिव राइटिंग को उठाएगा, तो पहला पेज तो वैसे भी पढ़ लेगा, चाहे उसे मजा आए ना आए, लेकिन दूसरे पेज पर वो तब फ्लिप करेगा जब उसका इंटरेस्ट उसके अंदर बढ़ेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर ऐसा हमारे साथ भी होता है। और इस इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए आपकी ओपनिंग अटेंशन वाली होनी चाहिए, जो अटेंशन को ग्रैब कर पाए, पकड़ पाए। सेट्स द टोन। आपको पता है ओपनिंग में ही टोन सेट हो जाती है कि किस मूड में लिखी गई है। भाई ओपनिंग में ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो कहानी है कैसी होने वाली है, ये रोमांटिक होने वाली है, या फिर ओपनिंग में पता चल जाएगा कि ये कहानी कैसी है, थ्रिलर है, या फिर हो सकता है कि ये कहानी एक्शन वाली है। तो कैसे पता चलेगा हमें? ये हमें ओपनिंग से पता चल जाता है किसी भी क्रिएटिव राइटिंग। इतनी सारी मूवीज आपने देखी हैं, शुरुआत के कुछ सीन्स में पता चल जाता है कि इस कहानी का मेन मोटिव क्या है, ये कहानी किस तरफ हमें लेकर जाना चाहती है। इंट्रोड्यूसेस द थीम एंड कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट को और थीम को, क्या थीम है हमारी, किन किन के बीच कन्फ्लिक्ट होने वाला है इसमें, इन सभी को शुरुआत में क्या किया जाता है, जो कहानी का सेंट्रल आइडिया है। इस सेंट्रल आइडिया को तो थीम कहते हैं। ये आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में ही दिखाई दी जाएगी क्रिएटिव राइटिंग की। एनगेजेस, आप कहेंगे एंगेजेस इमोशनली, क्रिएट्स अ कनेक्शन विद ऑडियंस।
याद देखिए, ओपनिंग ऐसी होनी चाहिए आपकी स्टोरी की कि जो आप इमोशन देना चाहते हैं। मान लीजिए आप अपनी कहानी से लोगों को हैप्पीनेस देना चाहते हैं, है ना, है ना, एंटरटेनमेंट उनका करना चाहते हैं, तो ओपनिंग में उन्हें थोड़ा सा एंटरटेन करना है आपको। एग्जाम्पल ले लीजिए, अ स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट मैंने उठाई है यहाँ पर। चार्ल्स डिकेंस का नाम आपने सुना ही होगा दोस्त। चार्ल्स डिकेंस फादर ऑफ नोवेल बोले जाते हैं। इन्होंने एक ओपनिंग लाइन लिखी है क्रिएटिव राइटिंग के, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, ये समय का सबसे आप कहेंगे बेहतर पल था। इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, और यही समय का बुरा पल था। इंटरेस्ट बना नहीं बना, अगर यही समय का अच्छा पल था और यही वो समय था सबसे बुरा था, ये कैसे हो सकता है। कंट्रास्ट स्टेटमेंट है, पैराडॉक्स का यूज किया गया है, विरोधाभासी चीज है कि यदि कोई बेस्ट हो सकता है दोस्तों, तो फिर वो वर्स्ट कैसे हो सकता है टाइम का। ये सबसे बेस्ट था और यही सबसे बुरा था। क्या इस बात को सुनते ही आपकी अटेंशन एकदम इस बात की तरफ नहीं गई? क्या इसने एक टोन सेट नहीं की पैराडॉक्स वाली? क्या इसने आपके लिए इंटरेस्ट जारी नहीं किया? तो यही होती है क्रिएटिव राइटिंग की सबसे बेहतर ओपनिंग। मुझे नहीं लगता कि ओपनिंग लिखने में अब आपको कोई दिक्कत होगी। ओपनिंग वाला कॉन्सेप्ट अब पेपर में आप लिख पाएंगे। डन, बहुत बढ़िया। आगे चलिए दोस्त, अब इसी चीज में आप देखिए द इंपोर्टेंस ऑफ एप्रोप्रिएट एंडिंग। ओपनिंग कैसे करनी है, इफेक्टिव करनी है भाई। बी मिडल पार्ट तो आप सबका अलग अलग हो सकता है क्रिएटिव राइटिंग लिखते हुए, लेकिन एंडिंग कैसे करनी है ये भी तो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर बनता है ना। एंडिंग कैसे करनी है देखिए, प्रोवाइड क्लोजर। प्रोवाइड क्लोजर का मतलब क्या है? रिजोल्व द प्लॉट और कंफ्लिक्ट सेटिस्फैक्टरली। मतलब क्या है? हर कहानी किसी न किसी कंफ्लिक्ट पर होती है। आप जितनी मूवीज देखते हैं उसमें आप देखेंगे कंफ्लिक्ट डायरेक्टली होता है, हीरो वर्सेस विलेन। आप कहेंगे बिल्कुल सर ये बात तो हमें पता है। तो इन दोनों के बीच कोई ना कोई कंफ्लिक्ट होगा, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, है ना दोस्त। या ऐसा हो सकता है कि हीरो पुलिस वाला है, विलेन जो है आप कहेंगे स्मगलर है। ज्यादातर पुरानी कहानियों में आपको यही देखने के लिए मिलेगा। तो एंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि ये कन्फ्लिक्ट पूरी तरीके से क्या हो जाना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, कन्फ्लिक्ट समाप्त हो जाना चाहिए। इसलिए सामान्यतः कन्फ्लिक्ट को समाप्त करने से पहले विलन समाप्त कर दिया जाता है स्टोरी में, और विलन हार जाता है, हीरो जीत जाता है। इस तरीके से क्लोजर कहानी का होता है। लीव्स अ लास्टिंग इंप्रेशन, और याद रखिए कहानी देखने के बाद आपके मन मस्तिष्क पर कुछ समय तक उसकी छाप पड़ी रहे, है ना। जैसे बाहुबली किस समय पाई थी, लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन रहा था, बहुत लंबे समय तक लोगों ने उसकी तारीफ की। तो मतलब जैसे रीडर उसे फिनिश कर ले, वो थोड़ी देर तक कहानी में ही घूमता रहे, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सी एंडिंग। मेंटेन्स कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है दोस्त कि जैसे आपने कहानी शुरू की थी आपको वैसे ही एंडिंग करनी पड़ेगी। मतलब आपकी टोन सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपने शुरुआत तो की थी बहुत डरावने उससे, लेकिन धीरे धीरे कहानी जो है कम डरावनी होती चली गई और लास्ट में हंसी आ रही थी भूत को देखकर। ये चीज आपकी एंडिंग को खराब कर देगा। तो कंसिस्टेंसी बनाइए अपने मूड में, स्टोरी में। एनकरेजेस रिफ्लेक्शन, अलाउज द ऑडियंस टू थिंक अबाउट द डीपर मीनिंग। सबसे जरूरी यह है दोस्तों, हर कहानी के पीछे लास्ट में एक डीपर मीनिंग होना चाहिए। डीपर मीनिंग जैसे इसके लिए मैं एक बढ़िया आपको वो बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक अच्छी मूवी बताता हूं जिसमें लास्ट में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। जैसे 3 इडियट मूवी आपने देखी होगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर 3 इडियट्स मूवी मैंने देखी है, जिसमें लास्ट में दिखाया गया है कि आप काबिल बनिए, है ना। अगर आप काबिल हैं तो कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। बहुत ही फेमस डायलॉग है 3 इडियट मूवी का। तो आप वहां पर देखेंगे कि जो फुनसुक वांगडू के नाम से आमिर खान जी हैं उसमें, वो लास्ट में साबित कर देते हैं कि मेरे पास डिग्री भी नहीं है, बस नॉलेज के दम पर मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट बन गया। तो मतलब क्या है, एक डीपर मीनिंग जनरेट होना चाहिए एट द एंड ऑफ द स्टोरी। टाइप्स ऑफ एंडिंग किस तरीके की हो सकती है, आप देखिए। रिजॉल्व एंडिंग हो सकती है जहां पर लास्ट में क्या होता है, टाइज अप और लूज एंड, मतलब फेरी टेल्स एंडिंग। जैसे परियों की कहानी का अंत होता है, कोई ना कोई एक मर जाता है। फिर आता है क्लिफ हैंगर, लीव सम मिस्ट्री फॉर फ्यूचर एक्सप्लोरेशन। ये वो वाली कहानियां होती हैं। सीफ हैंगर का मतलब होता है ऐसी स्टोरी जो पार्ट 2 क्रिएट करना चाहती है। जैसे बाहुबली फर्स्ट आई थी तो उसमें कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, एक हमारे लिए क्या छोड़ के गई, फ्यूचरिस्टिक मिस्ट्री छोड़ के गई वो बाहुबली 1। ट्विस्ट एंडिंग, ट्विस्ट एंडिंग क्या होती है दोस्तों, जो हमने सोचा नहीं था बिल्कुल ऐसा सा कुछ हो जाए, है ना। और ओपन एंडेड क्या होता है दोस्तों, लीव्स इंटरप्रिटेंस टू द रीडर। ओपन एंडिंग ये होती है दोस्त, कहानी अचानक समाप्त हो गई, अब आप सोचिए कहानी में क्या हुआ होगा। तो अलग अलग तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एंडिंग कहानी की कर सकते हैं। चलिए यहां तक बात समझ में आई आपको या नहीं आई? तो ये चीज आपको क्या रखनी है दोस्त, याद रखनी है। अगली बात करें बेसिक रूल्स फॉर स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन। तो बच्चों के लिए आपको क्या करना है, प्रोग्राम्स स्क्रिप्ट कर रहे हैं। अब मैंने आपसे कहा था बच्चों के लिए बहुत चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। ग्रामर का लेवल किस तरीके का होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा,
कैसी वोकैबुलरी वहां पर रखनी है कि बच्चों के समझ में आ जाए। अब जो वर्ड मीनिंग्स हमें पता है इस उम्र में, हो नहीं सकता बहुत ना के बराबर के बच्चे को पता हो, तो इसलिए बहुत लो लेवल रखना पड़ता है। फिर भी हम देखते हैं क्या क्या हमें मेंटेन करना होता है। सबसे जरूरी है सिंप्लिसिटी, उसके साथ साथ क्लियर लैंग्वेज। आपको कॉम्प्लेक्स ना तो वर्ड यूज करने ना ही आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने। कोशिश कीजिए कि आप मिक्स्ड सेंटेंस तो बिल्कुल भी बनाए ही ना, जिन्हें आप कई बार क्या कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस भी कह देते हैं, वो ना ही बनाए, सिंपल सेंटेंसेस बनाए, क्लियर लैंग्वेज रखें, मेक इट एंगेजिंग। बच्चा उसी को, पहली बात तो बच्चा पढ़ना पसंद नहीं करता, बच्चा वही पढ़ेगा चीजों को जहां पर उसे ह्यूमर मिलेगा, गीत मिलेंगे, इंटरेक्टिव एलिमेंट्स मिलेंगे। जैसे आप एनसीईआरटी की बुक्स में देखेंगे वहां पर पहेली और बूझो का कॉन्सेप्ट, पहेली ने कुछ कहा, बूझो ने कुछ बताया, है ना, ये कॉन्सेप्ट जो है इंटरेक्टिव बनाता है किताबों को। इसके अलावा एंश्योर एजुकेशनल वैल्यूज। देखिए बच्चों को सिर्फ हमें एंटरटेन ही नहीं करना है, कोई भी स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम आप उनके लिख रहे हैं वो उनकी एज के अप्रोप्रिएट तो होना ही होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो उनको कोई इन्फॉर्मेशन न दे। एज अप्रोप्रिएट के साथ साथ कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज बच्चे तक पहुंचनी बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है। फिर आता है आपका इनकॉर्पोरेट पॉजिटिव मैसेजेस, मतलब प्रमोट टीम वर्क, काइंडनेस एंड क्रिएटिविटी। ये क्या है, ये 3 मल्टीपल आप कह सकते हैं एम्स है। जब बच्चों के लिए राइटिंग कर रहे हैं हम, तो इन 3 एम्स को बच्चों तक हमें क्या करना है, डिलीवर करना है। तो यूज एज अप्रोप्रिएट थीम्स, ऐसी थीम्स हमें डालनी है जो कोग्निटिव इमोशन डेवलपमेंट को क्या करे, इफेक्ट करे। क्योंकि बच्चा जो होता है उस समय उसका मानसिक और भावनात्मक विकास सबसे फास्ट हो रहा होता है, उसका कोग्निटिव, उसका ब्रेन सबसे तेजी से डेवलप हो रहा होता है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है, एज अप्रोप्रिएट थीम्स को बच्चे को डिलीवर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ऑनेस्टी उसको सिखाई जा सकती है, लॉयल्टी, कोऑपरेशन की भावना, ये सब चीजें उसके अंदर डालनी है। बच्चों के पार्टिसिपेशन को आपको एंगेज करना है, बढ़ाना है, एनकरेज करना है। इंक्लूड कॉल एंड रिस्पॉन्स इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग। यदि बच्चों को कोई ऐसी कहानी आप सुना रहे हैं जिसमें आप ही सुनाए जा रहे हैं और बच्चा सिर्फ लिसनर है, तो वो एक पैसिव लिसनर हो जाएगा। एक्टिव लिसनर बच्चे को बनाइए, बीच बीच में उस कहानी में सवाल होने चाहिए, बीच बीच में सोचने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए, ये चीज। अवॉइड वायलेंस, नेगेटिव स्टेरियोटाइप्स, मतलब कहानी देखिए कई बार ऐसा होता है बच्चे भी आज के समय में आप देखेंगे पबजी खेल रहे हैं, बच्चों में वायलेंस बढ़ती है। रीजन क्या है, बच्चों की जिंदगी में जैसा आप सिखाओगे वैसा ही भविष्य उनका होगा। इसलिए उनकी स्टोरी में कोशिश कीजिए कोई रूढ़िवादी विचार ना हो। जैसे कोई ऐसी कहानी मत सुनाइए जहां पर महिलाएं सिर्फ घर का काम कर रही हैं, तो बच्चे की मेंटेलिटी बनेगी। कोई ऐसी कहानी मत सुनाइए जहां पे मारकाट मच रही है, युद्ध हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो वायलेंस नहीं होनी चाहिए, स्टीरियोटाइप थिंकिंग बच्चों की कहानी में नहीं होनी चाहिए। क्लियर, बहुत बढ़िया। गाइडलाइंस फॉर राइटिंग ऑनलाइन मीडिया। अब मान लीजिए आप ऑनलाइन मीडिया के लिए लिख रहे हैं, और मैंने आपसे कहा था ऑनलाइन मीडिया के लिए आज के समय में सबसे जो ट्रेंड में है वो है ब्लॉग्स राइटिंग। हम सब ज्यादा क्या लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं विभिन्न वेबसाइट्स पर, आप देखेंगे हम सभी को पता है ये चीज। अब इसी चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब भी आप ऑनलाइन मीडिया के लिए लिख रहे हैं तो लोग बहुत समय तक फोन नहीं देख सकते। आप मैगजीन लिख रहे हैं, बच्चों के पास पड़ी रहेगी, वो समय समय पर पढ़ेंगे। लेकिन ऑनलाइन मीडिया वास्ट है, वाइड है बहुत ज्यादा, तो आपको बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण सूचना क्या करनी होगी, पहुंचानी होगी। बी कंसाइज, शॉर्ट पैराग्राफ्स, बुलेट पॉइंट्स में आप चीजों को डिलीवर कीजिए, सब हेडिंग्स में। अब जैसे कल भारत ने क्या किया, पाकिस्तान को हराकर अपनी ये जो चैंपियनशिप थी, ट्रॉफी नहीं जीती, हालांकि मैच चैंपियनशिप का मैच क्या हुआ, जीत लिया। कल भारत पाकिस्तान के बीच में मैच था और सेंचुरी के साथ क्या किया आपने, 244 रन के साथ भारत ने उस मैच को जीता। तो मेक इट विजुअली अपीलिंग, यूज इमेजेस, है ना, इसे कहते हैं इन्फोग्राफिक्स और वीडियोस। जितना अट्रैक्टिव आप बनाएंगे उतना आपका ब्लॉग पढ़ा जाएगा, उतनी आपका आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन पढ़ी जाएगी। तो छोटा लिखना है और सबसे जरूरी है उसको अट्रैक्टिव बनाना है, विजुअल्स उसके अंदर डालने, इमेजेस का यूज कीजिए, क्योंकि आपकी उम्र कितनी भी हो जाए आपको पिक्चर्स अट्रैक्ट करती ही है दोस्त, ये साइकोलॉजी कहती है। एंश्योर मोबाइल फ्रेंडलीनेस, यानी मोबाइल के अकॉर्डिंग लिखा जाना चाहिए चीजों को। कंटेंट शुड बी रीडेबल ऑन ऑल डिवाइसेस, कैसा भी डिवाइस क्यों ना हो, चाहे छोटा सा डिवाइस हो, चाहे बड़ा डिवाइस हो, चाहे उससे बड़ा डिवाइस हो, हर प्रकार के डिवाइस में आप देखेंगे दोस्त, हर प्रकार के डिवाइस में चलना चाहिए। यूज एन एंगेजिंग टोन, एक एंगेजिंग टोन होनी चाहिए, हाइपरलिंक्स यूज होने चाहिए, और आपको प्लेगमेरिज्म को पूरी तरीके से अवॉइड करना है, कॉपी नहीं करना। अगर कहीं से कुछ उठाया है तो उस पर क्या करना है, क्रेडिट देना है। मान लीजिए आपने किसी की बुक में से कोई मटेरियल उठाया है, तो उसकी बुक को तुरंत क्रेडिट दीजिए कि मैंने इतना पार्ट इस व्यक्ति की बुक में से उठाया है, वरना कॉपी करना बिल्कुल भी सही नहीं होता ऑनलाइन मीडिया में भी। और प्रोवाइड क्रेडिबल सोर्स एंड रेफरेंसेस, कोई इंफॉर्मेशन, कोई न्यूज आपने फॉर एग्जांपल ऑनलाइन मीडिया पर लिखी है,
तो आपको उसका हाइपरलिंक देना है कि मैंने इस वेबसाइट से ये इंफॉर्मेशन ग्रैब की है, लिंक दीजिए ताकि लोगों को लगे विश्वसनीय चीज। और एंगेजिंग टोन होनी चाहिए, मतलब रीडर क्या करे, चीजों को पढ़ता जाए पढ़ता जाए पढ़ता जाए। ऐसा नहीं आपने अट्रैक्टिव हेडिंग बना दी, उसके अंदर का मटेरियल बिल्कुल कबाड़ा है, व्यक्ति ने पढ़ा ही नहीं। क्लियर? मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत है, एक अच्छा खासा लेक्चर आपको यहां पर मिल रहा है। अब जो लास्ट कॉन्सेप्ट आपका दोस्त बचता है वो उसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि प्लेगरिज्म का मतलब जो होता है वो होता है कंटेंट को कॉपी करना। जब हम क्या करते हैं, यूजिंग समवन एल्स वर्क, किसी के काम को, किसी के आइडिया को, किसी के वर्ड को उसकी स्वीकृति के बिना, प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट के बिना, भाई किसी ने कोई राइटिंग लिखी, किसी ने कुछ चीज लिखी, ऐसा होता है ना, उससे स्वीकृति नहीं ली, ना उसको क्रेडिट दिया, उसके काम को, उसके थॉट को, उसके वर्क को मैंने कॉपी कर लिया, इसे प्लेगरिज्म कहा जाता है दोस्तों। कई बार ये जानबूझकर भी किया जाता है और कई बार अनजाने में गलती से भी हो जाता है। अनजाने में हो जाता तो चल जाता है, लेकिन आज के समय ज्यादातर लोग 90% इंटेंशनली करते हैं। ठीक है, ये कई तरीके का होता है, जैसे कि मैंने 5 प्रकार आपके सामने लिखे हैं। डायरेक्ट भी होता है, जहां पर हम क्या करते हैं, दूसरे के काम को वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसे एग्जाम में बैठा हुआ हमारा दोस्त पीछे से हमारी सीट को कॉपी करता जाता है। पैराफ्रेजिंग क्या होता है, भाई किसी और के आइडिया को उठाना है लेकिन अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है, ये फिर भी थोड़ा सा सही है। लेकिन गलत कहां हो जाता है दोस्तों, गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि क्रेडिट नहीं दिया जाता। भाई कॉपी तो मारा, भले ही अपने शब्दों में लिखा है। एक दोस्त ऐसा नहीं होता, उतारेगा सारा आपके में से एग्जाम में, लेकिन अपने शब्दों में उतारेगा और लास्ट में कहेगा तूने क्या दिखाया मेरे को। तो ये एक तरीका क्या गलत है, इसे पैराफ्रेजिंग कहते हैं। सेल्फ प्लेगरिज्म क्या है, रीयूजिंग योर ओन प्रीवियस वर्क। इसका क्या मतलब है, आपने कोई स्टोरी लिखी थी, मान लीजिए थर्स्टी क्रो, आपने क्या लिखी थी, प्यासा कौवा कहानी लिखी थी पहले, आप दोबारा थर्स्टी क्रो ही लिख रहे हैं या थर्स्टी क्रो जैसी ही कोई कहानी लिख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने ही काम को कॉपी कर रहे हैं। ठीक है। मोसेक प्लेगरिज्म का क्या मतलब होता है, मिक्सिंग डिफरेंट सोर्स विदाउट प्रॉपर एट्रीब्यूशन। ये क्या होता है, अपना कुछ नहीं लिख रहे, अपना कुछ नहीं लिख रहे, अलग अलग जगह से मटेरियल उठा रहे हैं, अच्छा अच्छा मटेरियल उठा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आप कहेंगे लिख दे रहे हैं, ये होता है मिक्सिंग। फिर एक्सीडेंटल क्या होता है, ये गलती से हो जाता है, हमारा वो नहीं होता, इंटेंशन नहीं होता, लेकिन बाद में हमें पता चलता है दोस्त, हमें बाद में पता चलता है कि कुछ हमने कॉपी गलती से कर दिया है। इट इज अनएथिकल, आपको पता पूरी तरीके से अनएथिकल है ना, किसी के कंटेंट को कॉपी करना, किसी की मेहनत को कॉपी करना अनएथिकल चीज है ना, मोरल के खिलाफ है। डैमेज क्रेडिबिलिटी, जब हमें पता चल जाता है कि जिस राइटर की किताब में पढ़ रहा हूँ ये कॉपी पेस्ट मारता है, तो फिर राइटर पे विश्वास हम नहीं करते, हमारा विश्वसनीयता खो जाती है। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, कई बार पेनल्टीज देनी पड़ जाती है, लीगल एक्शंस भी आपके खिलाफ हो सकते हैं। प्रिवेंट्स लर्निंग एंड क्रिएटिविटी, आपको पता है दोस्तों कई बार क्या होता है, क्रिएटिविटी का मतलब है कुछ नया बनाना। तो नया बनाने का मतलब ये नहीं है कि किसी के पुराने को उठा के आपने अपना नया साबित कर दिया, नहीं, नया बनाना मतलब योर ओन व्यूज, ओन आइडियाज, ओन थॉट्स, ओन फीलिंग्स। तो ओरिजिनल आइडियाज होने चाहिए, उनको आने से रोकता है आपका कौन, प्लेगरिज्म। इसके अलावा एकेडमिक कॉन्सिक्वेंसेस कई बार निकलते हैं, क्योंकि स्कूल्स यूनिवर्सिटी में जो प्लेगमेरिज्म जो होता है ये कई बार बच्चों को फेल ही करा सकता है। रीजन क्या है, आपने कॉपी पेस्ट करके कहीं से कुछ बना दिया और बच्चों के काम का वो नहीं था, ऐसी कंडीशन में कर देना आपकी करनी किसी और को भुगतनी पड़ सकती है दोस्त। तो जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको इसका लेटेस्ट गैस पेपर मिल जाएगा, जो हमने अभी अभी उसमें कुछ नए क्वेश्चंस डलवाए हैं। इसके अलावा सोल्ड असाइनमेंट PDF भी हम प्रोवाइड करते हैं, आइए और हमसे जुड़िए। धन्यवाद दोस्त।